दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। और यार अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार उनको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। बाकी आप इसको भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है इस चैप्टर का मतलब कि नेम सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन द नेशन, कि भाई जो हमारा नेशन था अब उसकी एजुकेशन की तरफ हम क्या बातें वहाँ पे उठाई गई अंग्रेजों द्वारा वो समझेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि भाई कैसे यहाँ पे सिविलाइज किया गया हम लोगों को, ठीक है, उस टाइम के अंदर। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप सभी को कहता है इन द अर्ली चैप्टर्स यू हैव सीन how British rule affect the Rajas and the Nawabs, peasant and the tribes. In this chapter, we will try and understand what implications it had for the lives of students. For the British in India wanted not only territorial conquest and control over the revenues, they also felt that they had a cultural missions. They had to civilize the natives, change their customs and values. What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects? The British could find no simple answer to these questions. They continue to be debate for the many decades. अब यहाँ पे लिंग्विस्ट का मतलब आप सभी को बताता है और कहता है someone who knows and studies several languages. अब बेसिकली यार यहाँ पे आप सभी को क्या समझाता है यहाँ तक, चलो फटाफट से उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि भाई आप सभी को पता है कि हमने पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर इस बात को पढ़ा है कि भाई अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पे जो राजा थे, नवाब थे, उनकी जगह खुद लेने की कोशिश की थी, यानी कि जो उनकी पावर थी उसको कम किया था। साथ में माय फ्रेंड्स वो चाहते थे कि जो भी ये लोग यहाँ पे कर इकट्ठा करते हैं या फिर हम उसको रिवेन्यू भी बोलते हैं, उस टैक्स को इकट्ठा अब हम लोग करें। साथ में आपको पता है कि वो लोग यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी कर रहे थे, यानी कि यार अपना एरिया स्टार्टिंग में उनका इतना था, अब अपना एरिया इतना बड़ा कर लिया उन लोगों ने, तो यार इसको बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन। उसके साथ ही साथ माय फ्रेंड्स अंग्रेजों का ऐसा मानना भी था, जो कि आपके ब्रिटेन से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कि भाई हमारा एक कल्चरल मिशन भी है, यानी कि हमारा एक ऐसा मिशन है क्योंकि जो हमारा कल्चर है ना वो सबसे अच्छा कल्चर है, और हमारा ये मिशन है कि हम बाकी लोगों को भी सिविलाइज करें और उनके कल्चर को भी अच्छा बनाएं अपने जैसा, ठीक है। तो जो उनकी कस्टम्स हैं, वैल्यू, यानी कि वो जो चीज़ें अब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना उसको वहाँ से हटाएं और अपने जैसी वहाँ पे अच्छी चीज़ों को लेकर आएँ। सो माय फ्रेंड्स अब इस चैप्टर के अंदर वही सब बातें हम जानने वाले हैं कि भाई कैसे उसने इंडियंस को एजुकेट किया, कैसे उनको सिविलाइज किया, एंड साथ में और भी बहुत सारी बातें हम जानेंगे। बेसिकली उनका एक मिशन था कि भाई हम इंडियंस को क्या बनाएंगे, गुड सब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ में आगे आप सभी को बताता है कि भाई उनका ये मिशन बहुत टाइम तक आपका चलता रहा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे लिंग्विस्ट का मतलब बताता है और कहता है कि भाई लिंग्विस्ट आपका वो होता है जो कि बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में जानता है, ठीक है। सो चलो यार फटाफट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आती है हाउ द ब्रिटिश शो एजुकेशन, कि भाई वो एजुकेशन को किस दृष्टि से यहाँ पे देखते थे। लेट अस लुक एट द ब्रिटिश थॉट and how some of the ideas of the educations that we now take for the guaranteed evolved in last 200 years. Process of this inquiry we will also see how the Indians reacted to the British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. The traditional ओरिएंटलिज्म। अब बेसिकली माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को यही बात एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो हमारा ये वाला पार्ट है या फिर ये वाला चैप्टर है, इसके अंदर हम इन्हीं बातों को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि भाई जो अंग्रेज ने लास्ट के अंदर हमारे जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर क्या कुछ यहाँ पे चेंज किए, एंड साथ में जो हम इंडियंस लोग थे हमारा क्या रिएक्शन था उसके प्रति, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हम अब हमारे पास हेडिंग आती है द ट्रेडिशनल ओरिएंटलिज्म, यानी कि जो हमारा पुरानी मतलब पढ़ाई थी वो किस टाइप की थी। अब यहाँ पे बताता है इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। अब यहाँ पे बताता है कि भाई 1783 को आपका एक इंसान यहाँ पे कलकत्ता पहुँचा जिसका नाम था आपका विलियम जोन्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि विलियम जोन्स कलकत्ता आया था, वो किस लिए आया था, यहाँ पे वो जूनियर जज बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आपके ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पे सेटअप कर रखा था। अब बताते हैं इन एडिशंस टू being an expert in law, Jones was a linguist. He had studied Greek, Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend, and had also learned
पर्शियन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे आपका विलियम जोन्स आया था वो लॉ में तो आपका एक्सपर्ट था ही, तभी तो वो जज वहाँ पे बना था, लेकिन उसके साथ साथ माय फ्रेंड्स वो आपका एक लिंग्विस्ट भी था। और लिंग्विस्ट मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई किसको बोलते हैं हम, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था, अब आपको पता होना चाहिए। अब वो लिंग्विस्ट भी था, यानी उसको बहुत सारी भाषाओं का यहाँ पे ज्ञान था। उसने भाई ग्रीक और लैटिन भाषा को ऑक्सफोर्ड में जाके सीखा था, साथ में फ्रेंच इंग्लिश उसने खुद से सीखी थी, और अराबिक सीखी थी उसने अपने एक फ्रेंड से, और उसको पर्शियन भाषा भी आती थी। अब बताता है at Calcutta, he began spending many hours a day with pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar and poetry. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई उसने कलकत्ता में आने के बाद भी पंडितों के साथ में बहुत सारा समय व्यतीत करना स्टार्ट किया, जिससे कि उसको संस्कृत की बहुत सारी भाई जो नॉलेज थी वो उसको मिलने लगी। वो ग्रामर भी सीखने लगा, अब थोड़ी बहुत कविताएं भी सीखने लगा यहाँ पे हमारे पंडित के साथ में रह के। अब बताते हैं सोन ही वॉज स्टडिंग एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, यहाँ पे अर्थमेटिक्स, मेडिशंस एंड दी अदर साइंसेस। और माय फ्रेंड्स धीरे धीरे फिर उसने जो हमारे इंडिया के पुराने टेक्स्ट थे ना भाई, जो हमने लिख रखे थे भाई रिलीजन धर्म के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, और जो हमारी अर्थमेटिक होती हैं हम जो दवाइयाँ वगैरह बनाते थे उन सभी के ऊपर उसने उनको भी यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। अब आगे बताते हैं। अब जो हमारे पास फिगर नंबर 1 हमने पीछे देखी, ये आपको बताती है विलियम जोन्स लर्निंग पर्शियन, कि भाई यहाँ पे आप विलियम जोन्स को देख सकते हैं, वो यहाँ पे पर्शियन भाषा सीख रहे हैं। ये तो हो गए मेरे ख्याल से आपके विलियम जोन्स, और ये सीख रहे हैं आपके इससे, ठीक है। सो चलो अब आपको आगे शो करते हैं। अब आगे बताता है जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन द कलकत्ता एट द टाइम। इंग्लिश मैन लाइक द हेनरी थॉमस Colebrook and the Nathalin Hullhead were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian language, and translating Sanskrit and Persian works into English. Together with them, John set up the Artistic Society of Bengal and started a journal called the Asiatic रिसर्चेज। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो कि भाई ऐसा ही कुछ काम वहाँ पे कर रहे थे, जैसे कि आपके हेनरी थॉमस कोलब्रुक हो गए और आपके नथालिन हलहर्ड हो गए। ये दोनों भी माय फ्रेंड्स जो हमारा इंडिया का पुराने वाला कल्चर था उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, समझ रहे थे। अब ये तीनों यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तीनों इकट्ठे होकर साथ में पढ़ने लगे, जो उन्होंने कुछ बातें सीखी थी उसके दूसरे के साथ में यहाँ पे शेयर करने लगे। उसके बाद बताते हैं कि भाई इन लोगों ने बाद में एक एशियाटिक सोसाइटी का यहाँ पे बनाई बंगाल के अंदर, साथ में एक जनरल भी स्टार्ट किया इन लोगों ने आगे चल के एशियाटिक रिसर्चेज के नाम से, ठीक है। अब ये जो पीछे पिक्चर्स थी आपकी, ये पिक्चर फिगर 2 थी, आपको बता रही है हेनरी थॉमस कोलब्रुक के बारे में। तो वो कुछ आपके इस टाइप के दिखते थे, उनको आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। सो चलो यार अब आपको आगे बताते हैं इस वाली हेडिंग के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे बोलता है ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट स्केर्ड राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म, कि भाई धीरे धीरे क्या होगा, वो स्कॉलर बन गया, यानी कि बहुत विद्वान बन गया संस्कृत के अंदर और जो हमारे पुराने हिंदू के ग्रंथ थे उनके अंदर। अब आगे बताते हैं यहाँ पे क्या कुछ सीखने को मिलेगा हम इस वाली हेडिंग के अंदर। कहता है जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया। They shared a deep respect for the ancient cultures, both of India and the West Indian civilizations. They felt they had attained his glory in the ancient past but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and the legal texts that were produced in the ancient period, for only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and the Muslims, and only a new study of these texts could form the basic of the future development in India. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो दोनों लोग थे ना आपके जोन्स और कोलब्रुक, दोनों यार आपके बहुत अच्छा एटीट्यूड दिखाया हमारी इंडियन हिस्ट्री की तरफ में। साथ में बताते हैं कि दोनों की रिस्पेक्ट करते थे, यानी कि जो वेस्ट जहाँ से ये लोग आए थे और जो हमारा इंडिया की हिस्ट्री थी उसकी भी, मतलब कि इनको ये नहीं था कि हम वेस्ट से आए हैं तो भाई हमारा सबसे अच्छा है या फिर इंडिया सबसे अच्छा है, यानी कि दोनों लोग दोनों को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते थे और दोनों कल्चर्स को यहाँ पर एक जैसी अहमियत देते थे। अब यहाँ पर बताते हैं कि भाई इन्होंने जो हमारी बुक्स को पढ़ा, पुराने टेक्स्टों को पढ़ा, उनसे इस बात को जान पाइए कि भाई जो इंडिया था ना पुराने टाइम में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी और अब इसकी धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। तो ऐसा कुछ इन लोगों ने पाया। उसके बाद आगे बताते हैं कि भाई उसके बाद माय फ्रेंड्स उन्होंने चाहा कि भाई हम इंडिया के बहुत सारे जो आपके स्केर्ड टेक्स्ट होते हैं, यानी कि हमारे जो धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ होते हैं या फिर हमारे कुछ लीगल टेक्स्ट होते हैं जो कि पुराने टाइम में लिखे गए हैं, हमें उनको बहुत सारों को स्टडी करना पड़ेगा और कुछ और बातों को भी समझना पड़ेगा ताकि हमारे सामने सभी बातें खुलकर सामने आ पाएँ और हम हिंदू मुस्लिम को अच्छे से यहाँ पर समझ पाएँ।
उसके बाद उसी बेस पे हम आगे भविष्य की डेवलपमेंट्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं इंडिया के अंदर। तो इनका कुछ ऐसा यहाँ पे मानना था, ठीक है। अब आगे बताते हैं। सो कहता है, सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ट्रांसलेटिंग देम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स known to others. This project, they believe, would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. In this process, British would become the guardian of the Indian culture as well as its master. सब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई कोलब्रुक ने और आपके जोन्स ने दोनों ने मिलकर इसी कारण की वजह से बहुत सारे जो हमारे पुराने ग्रंथ थे और जो हमारी पुरानी किताबें थे उनको स्टडी किया, उनको समझा, उनके अंदर जो ज़रूरी बातें थी उनको ट्रांसलेट करके अपनी किसी डायरी के अंदर लिखा। फिर वो चाहते थे कि भाई ये बातें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिटिश लोग हैं उन तक भी पहुंचाएं और जो इंडियंस लोग हैं उन तक भी पहुंचाएं। इससे होगा क्या कि भाई जो ब्रिटिश लोग हैं यार वो भी हमारा जो इंडियन कल्चर है उससे कुछ बातें सीख पाएंगे, यानी कि कुछ बातें लर्न कर पाएंगे, वो उनको भी हेल्प करेगी। एंड साथ में जो हमारे इंडियन लोग थे जो कि अपनी पुरानी सभ्यता को खो बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी हुआ करती थी, वो भी उसको याद कर पाएँ और उस बेस पे आगे बढ़ पाएँ। तो उन दोनों का ऐसा यहाँ पे मानना था। उसके साथ में अब आगे बताता है आप सभी को इन्फ्लुएंस। हाँ एक मिनट, एक ज़रूरी बात यहाँ पे रह गई कि भाई इसी चीज़ के चक्कर में यार ये जो दोनों थे ना आपके जोन्स और कोलब्रुक, ये इसी तरीके से आपके जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे इंडियन कल्चर के गार्डियन भी बन गए, यानी कि उसको बचाने वाले भी बन गए। एंड साथ में माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होने लगा कि हमारे कल्चर के मास्टर भी बनते गए, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बुक्स को यहाँ पे स्टडी कर लिया था। अब बताते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ought to promote Indian rather than Western learning. They felt the institution should be set up to encourage the study of the ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. कि भाई वो मतलब कि इतना ज़्यादा इनको पढ़ के इन्फ्लुएंस हो गए थे, यानी कि भाई इतना ज़्यादा उनको पढ़ के उनको अच्छा लगा कि वो चाहने लगे कि भाई जो ब्रिटिश लोग हैं ना हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए जो इंडियन कल्चर है उसको अपने कल्चर की बजाय। और साथ में माय फ्रेंड्स इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी आपके खोल दिए, जहाँ पे क्या होता था कि भाई हमारे पुराने ग्रंथों के बारे में हम लोगों को ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। हमें संस्कृत और पर्शियन सिखाई जाती थी, जहाँ पे हमें पोइट्री और लिटरेचर भी सीखने को मिलती थी, ठीक है। तो अब उन लोगों ने क्या कर दिया, बिल्कुल इसी तरीके से उल्टा कर दिया। अब बताते हैं, द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम ought to be taught that they were already familiar with and what they valued the treasured, not subject that were aligned to them. Only then they believe could be the British hope to win a place in the heart of the natives. Only then could be the alien rulers expect the respect एक मिनट, हाँ यहाँ से था, हाँ, एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स विद दिस ऑब्जेक्ट इन अ व्यू अ मद्रासा वॉज सेट अप इन कोलकाता इन 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law, and the Hindu college was established in Banaras in 1791 to increase the study of the ancient Sanskrit text that would be useful for the admiration of the country. अब यहाँ पे मद्रासा का मीनिंग आप सभी को बताता है, कहता है कि एक अराबिक वर्ड है आपका जो कि यूज़ किया जाता है लर्निंग की जगह पे, और यहाँ पे आपका कोई भी लर्निंग हो सकती है, स्कूल भी और कॉलेज भी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बताते हैं, पहले बताता है मद्रासा का मीनिंग। हमें बताता है कि मद्रासा आपका एक वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पे जाके हम सीखते हैं, जो हमें जैसे कि आज के टाइम पे आपके स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो हम उनको मद्रासा बोल सकते हैं अगर हम अराबिक भाषा के अंदर बोलना चाहें तो, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है कि भाई इन लोगों ने हमारे इन सभी को पढ़ा तो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोलना स्टार्ट कर दिए जहाँ पे लोग जाके इन भाषाओं को सीख सकते हैं। उसके साथ में माय फ्रेंड्स इन्होंने देखा कि भाई जो हिंदू मुस्लिम है ना, आज के टाइम पे उनके बीच में थोड़े बहुत विवाद हो रहे हैं, लेकिन उनको पीछे जाके देखना चाहिए कि भाई पीछे वो दोनों एक ही थे, एक दूसरे को वो बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे जानते हुए आ रहे हैं और पुराने टाइम में उनके संबंध भी बहुत अच्छे थे। और वो चाहते थे कि भाई जो हम ब्रिटिश लोग हैं वो तभी यहाँ पे भारतीय लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे अपनी, कब बना पाएंगे, जब हम उनको ध्यान से समझेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनको एक दूसरे के साथ में लेके आएंगे। तो उनका कुछ ऐसा मानना था। सो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे मदरासा को यहाँ पे खोला, जैसे कि कोलकाता के अंदर आपका 1781 में उन्होंने यहाँ पे खोल दिया आपका अराबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ, मतलब कि एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया जहाँ पे आप अराबिक सीख सकते हैं, पर्शियन सीख सकते हैं और इस्लामिक लॉ को सीख सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदू कॉलेज भी यहाँ पे खोल दिया आपका 1791 के अंदर, जो कि आपका बनारस के अंदर है, आप सभी को पता होगा। उसके साथ में बताते हैं कि भाई इसी तरीके से माय फ्रेंड्स वहाँ पे उन्होंने संस्कृत की जो हमारे पुराने ग्रंथ थे उनकी पढ़ाई को आगे चल के बढ़ाया,
ठीक है। तो चलो यार, और ये आगे चल के उनके लिए अच्छा भी साबित हुआ, जो हमारा देश था ना उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रशासन चलाने के अंदर, क्योंकि उन्होंने पुराने जो इतने भी ग्रंथ थे उनके बारे में नॉलेज पहले से ले ली थी। ठीक है, तो चलो यार, अब आपके पास यहाँ पे गिवन है फिगर 3, और यहाँ पे आप सभी को क्या बताती है फिगर, मोन्यूमेंट टू वार्न हेस्टिंग बाय द रिचार्ड वेस्ट मैकेटो इन 1830 नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता। अब ये हमें देखने को मिलता है आपके विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर, जो कि आपका कलकत्ता के अंदर है। और ये जो मोनूमेंट है आपकी वार्न हेस्टिंग ने बनाई थी, वार्न हेस्टिंग के लिए बनाई गई थी। किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपके रिचार्ड वास्ट मैकेटो ने। ठीक है, 1830 के अंदर। अब यहाँ पे आगे बताते हैं, दिस इमेज रिप्रेजेंट हाउ द ओरिएंटलिस्ट thought of British power in India. You will notice that the majesty figure of the Hastings, an enthusiastic supporter of the Orientalist, is placed between the standing figure of a Pandit on one side and a sated Munshi on the other side. Hastings and the other Orientalists needed Indian scholars to teach them vernacular language, tell them about the lost local culture and laws, and help them translate and interpret ancient text. Hastings took the initiative to set up the Kolkata Madrasa and believe that the ancient customs of the country and the oriental learning ought to be basics of the British rule in India. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बताते हैं कि भाई देखो यार, यहाँ पे जो आपके ये देखो, एक साइड में आपके ये मुंशी बैठे हैं जो कि लिखते वगैरह हैं, एक साइड में आपके ब्राह्मण हैं, और यहाँ पे खड़े हैं आपके हास्टिंग। अब यहाँ पे इससे हमें ये बात समझ में आती है कि भाई ये जो थे ना, इनको हमारे लोकल कल्चर के बारे में बताते थे, और इससे हमारे लोकल कल्चर के बारे में ये लोग समझते थे। और हमारे लोकल कल्चर के बारे में समझने के बाद ये लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से लॉज को, या फिर मैं बोलूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को लगा पाते थे। उसके साथ में आप सभी को आगे भी यही बात बताते हैं कि भाई हेस्टिंग ने जो आपके कोलकाता के अंदर मद्रासा को सेटअप किया, इनको बेसिकली यही अब मोटिव बन चुका था कि भाई जब हम इंडियंस को समझेंगे ना, उनके बारे में जान पाएंगे, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छे से राज कर पाएंगे, उनके दिलों में अब अपना जगह बना पाएंगे। और साथ में माय फ्रेंड्स यही चाहते थे कि हम उनको अच्छे से समझ पाएँ, जिससे कि हमारा जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी नींव यहाँ पर बहुत मजबूत हो पाए और हम यहाँ पर ग्रो कर पाएँ। ठीक है, तो चलो आपको आगे बताते हैं। अब बताता है, नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर्ड दिस व्यूज, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। अब यहाँ पे बताता है कि भाई सारे ऑफिसर्स ऐसे नहीं थे जो कि इनके समर्थन में थे, कुछ इनके विरोधी भी थे जो कि क्रिटिसाइज करते थे ऐसे ओरिएंटलिस्ट को। ओरिएंटलिस्ट कौन से हो गए? जो दूसरे के धर्म को वो करते हैं। ठीक है, इन लोगों को। उसके बाद चलो यार, अब आपको आगे बताते हैं ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलो एक बार इसको भी फटाफट से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक दो। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को बताता है कि भाई जो आपका अर्ली 19th सेंचुरी का टाइम आया था, वहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या कर दिया, जो यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट लोग थे ना, इनको यहाँ पे इनकी निंदा करनी स्टार्ट कर दी, इनको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जिस तरीके से वो यहाँ पे सीख रहे थे उस तरीके को भी क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट करते। और वो कहते थे कि जो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक, कि जो हम ईस्ट साइड की नॉलेज है, यानी कि हमारे इंडियंस की नॉलेज है, वो बिल्कुल एरर से भरी हुई, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी आपकी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, एंड साथ में वो बिल्कुल आपकी साइंटिफिक नहीं है। उसके बाद बताते हैं, ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड द लाइट हार्टेड, कि भाई जो हमारे ईस्टर्न लिटरेचर है, यानी कि ईस्टर्न हमारा ज्ञान है, वो ना तो सीरियस है और ना ही वो बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत ऊपर ऊपर से बता रखे हैं। वहाँ पे लाइट हार्टेड है, मतलब कि ज़्यादा डीप में और ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ों को नहीं बताती। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of the Arabic and Sanskrit language and literature. So वो चाहते थे कि भाई ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ब्रिटिश लोग बहुत गलत कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अराबिक भाषा को सिखा रहे हैं, संस्कृत को सिखा रहे हैं, इन लोगों को मुस्लिम लॉ सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होने वाली है। उसके बाद जो जेम्स मिल थे वाज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव्स wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स बताते हैं कि इनमें से एक लोग था जिसका नाम था आपका
जेम्स मिल, जिसने आपके ओरिएंटलिस्ट के ऊपर अटैक भी किया और यहाँ पे बताता है कि भाई ये उनको ये बात कहते हैं कि भाई हमारा काम ये नहीं है कि जो ये लोग चाहते हैं इनको वही चीज़ सिखाई जाए और इनसे हमें फिर रिस्पेक्ट मिलेगी, बदले में हम जो इनके दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, ये हमारा काम यहाँ पे नहीं है। द एम ऑफ द एजुकेशन ought टू बी टीच वट वॉज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, कि भाई हमारा काम है कि इनको वो चीज़ सिखाना जो कि यूजफुल हो, हमारे काम आज के और प्रैक्टिकल हो। सो इंडियन शुड बी made familiar with the scientific and the technical advancement that the West had made। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर उनको ये कहना था कि भाई इनको हमें वो चीज़ सिखानी है जो कि हमारे वेस्ट साइड में साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट हो चुकी हैं और उससे इनको परिचित कराया जाए। फिर बताता है रेदर देन विद द poetry and scared literature of the Orient, by 1830s the attack on Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was the Thomas Bagayton Macaulay. He saw India as a uncivilized country that needed to be civilized। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई 1830s का जो आपका टाइम आया, इन ओरिएंटलिस्ट के ऊपर जो हमें हमारी भाषा सिखा रहे थे, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक इन लोगों के बढ़ गए। एंड साथ में फिर बताता है उसके बाद कि इनमें से आपका एक इंसान था उस टाइम पे जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉलरी, और बताता है कि भाई ये जो आपका इंसान था ना, ये इसका ऐसा मानना था कि जो हम इंडियंस लोग हैं बहुत अनसिविलाइज्ड लोग हैं और उनको सिविलाइज करने की बहुत ज़रूरत है, यानी कि हम बहुत सभ्य लोग हैं और हमें सभ्य बनाने की ज़रूरत है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू वट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारे इंग्लैंड के अंदर हमें नॉलेज देखने को मिलती है उससे हम किसी भी इंडियन नॉलेज को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of the India and Arabia। और वो यहाँ पे बताता है कि भाई हमारी जो वहाँ की लाइब्रेरी है ना वेस्ट साइड की, उन लाइब्रेरी का सिर्फ एक सेल्फ यानी कि सिर्फ एक दराज आप कह सकते हो, वही यहाँ पे इनके सारे से बहुत अच्छा है। जितने भी इनके सारे बुक्स और धर्म के ग्रंथ हैं इन सभी से अच्छा है वो, उसका ऐसा मानना था, जो कि आपके ये थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉलरे। फिर बताता है ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज नो प्रैक्टिकल यूज़। अब यहाँ पे बताता है कि उसका यही मानना था कि भाई जो हम ब्रिटिश लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल भी पैसा वेस्ट ना करें इन लोगों को इन्हीं की भाषा सिखाने में, यानी कि इनको इन्हीं की चीज़ में अच्छा बनाने में, ये हमारे लिए कोई भी यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ यहाँ पे नहीं लेके आएगा, यानी कि हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। उसके साथ अब आपको ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग बताता है और कहता है दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज एंड अ कल्चर ऑफ एशिया। ओरिएंटलिस्ट हम किन लोगों को बोलते हैं? जो कि एशिया के कल्चर के बारे में समझता है, जानता है, उसके बारे में ज़्यादातर बातों को उसको पता है। अब मुंशी किसको बोलते हैं? मुंशी बोलते हैं हम उस पर्सन को हु कैन रीड एंड राइट एंड टीच पर्शियन, की जो आपका भाई यहाँ पे लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है आपकी पर्शियन भाषा को, ठीक है। उसके बाद अब वर्नैकुलर आएगा। वर्नैकुलर हम किसको बोलते हैं और ये वर्ड कहाँ से आ रहे हैं मे भी आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने आपको पीछे मीनिंग नहीं बताया था, कहाँ पे नहीं बताया था, देखो ये आ गया आपका वर्नैकुलर आया ना। तो यहीं पे आपके बाकी तीनों वर्ड भी, उनको फटाफट से फाइंड करो, ये आपका असाइनमेंट में देता हूँ, ठीक है। तो यार मैं कुछ वर्ड्स की मीनिंग जानबूझ के आपको उस टाइम पे नहीं बताता, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो। एंड में चल के मैं आपको जैसे जैसे वीडियो में हम आगे चलेंगे ना, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ा करो और ध्यान लगा के पढ़ा करो। जितना बताता हूँ जिस टाइम पे उसको उतना ध्यान से समझ लिया करो बस, ठीक है। अब बताते हैं आगे। अ टर्म जनरली यूज टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज और डायलैक्ट एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन colonial countries like the India. The British used the term to mark the difference between the local language of everyday use and English, the language of the इम्पेरियल मास्टर्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई वर्नेकुलर होती है ना आपकी वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपकी भाषा आती है, जो वहाँ के लोकल लोग जो चीज़ें जो भाषा यूज़ करते हैं या फिर जैसे वो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं उसके बारे में जानना समझना, और जो अंग्रेज हुए ताकि उन्हें बहुत अच्छी यहाँ पे हेल्प मिल पाए और वो अच्छे से वहाँ पे अपना शासन चला पाए वर्नेकुलर की हेल्प से, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बताते हैं आप सभी को आगे। With a great energy and passion, Macaulay emphasized to need to teach the English language। और इसी के साथ जो आपके मैकुले थे इसने बहुत ज़्यादा दबाव दिया कि हमें इन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे सिखानी चाहिए। He felt that knowledge of the English would allow Indians to read some of the finest literature of the world had produced. It would make them aware of the development in the Western science and the philosophy. Teaching of the English could thus be a way of civilized people changing their taste and values and culture। अब यहाँ पे बता रहे थे ये मैकुले
कि भाई उनका ऐसा मानना था कि भाई हम इनको इंग्लिश भाषा सिखाएं। इंग्लिश भाषा सीखने से होगा क्या कि भाई जो हमने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिख रखी हैं उनमें से कुछ किताबें ये लोग भी पढ़ लेंगे और इनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा, इनका जो कल्चर है वो इम्प्रूव होगा और इंग्लिश इनकी बहुत हेल्प करेगी। मैकुले का ऐसा मानना था। और उसके बाद में यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा रखी है थॉमस बेबिंगटन मैकुले की इन हिज स्टडी, और उसकी स्टडी करते हुए ये थे माय फ्रेंड्स वो आपके थॉमस बेबिंगटन मैकुले, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी भी बातें डिस्कस की हैं, जो कि ऐसा कुछ यहाँ पे मानता था और चाहता था। बाकी यार आज के इस पार्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं माय फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं वरना ज़्यादा हो जाएगा, और आप इतना ही आज के लिए ध्यान से समझिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी आप सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज को गेन कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप देख लेना, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।